वेलकम बैक टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस और उसमें हम बात कर रहे हैं 40 क्वेश्चन की। और उसी कड़ी में आज हमारे क्वेश्चन का नंबर है 24वां। आज हम 24वें क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इन्वायरमेंट के बारे में। आज हम पर्यावरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पर्यावरण की बात करेंगे, इन्वायरमेंट की बात करेंगे। अब इन्वायरमेंट एक प्रॉब्लम बन चुका है, यानी हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, काफी समस्याएं पैदा हो चुकी हैं। लेकिन हमें अपने इन्वायरमेंट को सुधारने से पहले, इसको रिफॉर्म करने से पहले, हालांकि इस चैप्टर में हम इन्वायरमेंट को रिफॉर्म करने की ही बात करेंगे, लेकिन इन्वायरमेंट को सुधारने से पहले हमें ये भी तो पढ़ना होगा कि प्रॉब्लम्स क्या होती है। कहते हैं ना कि किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने से पहले या उसे सॉर्ट आउट करने से पहले हमें ये जानना होता है कि वो प्रॉब्लम क्या है असल में। तो अब हम शुरू से डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है इन्वायरमेंट की। तो हमारी बुक के अंदर 5 प्रॉब्लम्स दी गई है, टोटल 5 प्रॉब्लम्स दी गई है। हम उन 5 प्रॉब्लम को बड़े शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी इन 5 प्रॉब्लम में जो सबसे पहली प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम ये कहती है कि हमारे जो फर्टाइल लैंड है या फिर जो खेती के लिए जो भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो दिनों दिन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है, फर्टाइल लैंड है वो कम होती जा रही है। पहली प्रॉब्लम की बात करते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। जो पहली जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमारे जो कृषि योग्य भूमि है या जो एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि योग्य भूमि या फिर एग्रीकल्चर जो लैंड है वो दिनों दिन कम होती जा रही है। चरागाह जो है वो कम होते जा रहे हैं, जहाँ जानवर चरने के लिए पहले खुले मैदान जगह छोड़ी जाती थी ना जानवरों के चरने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे बिल्डिंग बनाना पसंद करते हैं या उस लैंड को फर्टाइल बनाते हैं ताकि वहाँ पर खेती की जा सके। तो अब जो फर्टाइल लैंड है वो भी कम होती जा रही है। दिनों दिन लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है, जमीनों की जो उपजाऊपन है वो खत्म होता जा रहा है। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम की बात करें, ये सब इससे आप सब लोग वाकिफ है कि दूसरी प्रॉब्लम ये कहती है कि हमारे यहाँ एक तो साफ सफाई की बहुत ज्यादा दिक्कत है। हमारे यहाँ की क्यों बात करें, हम पूरी दुनिया की बात करें तो साफ सफाई या सैनिटेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि बहुत बड़ा एक ऐसा डेटा है, बहुत बड़ा एक ऐसा आंकड़ा है जो लोग बहुत बड़ी गंदगी में रहते हैं। अब भारत के एग्जाम्पल लेने चाहे तो आप भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मुंबई की धारावी बस्ती है, बहुत ही गंदा एरिया है, बहुत ही गंदे इलाके, वहाँ वो गंदगी बहुत ज्यादा है, सैनिटेशन नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरी बात, लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिल पा रहा है, ये भी आप लोग जानते हैं। 2 प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम बात करें हमारी बायोडायवर्सिटी या हमारी जैव विविधता। हमारी बायोडायवर्सिटी या हमारी जैव विविधता जो है वो बहुत कम होती जा रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग, रोड, मतलब हमारी गवर्नमेंट जो ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स बना रही है, रोड बना रही है, या हम डेवलपमेंट के चक्कर में हम अपनी बायोडायवर्सिटी को पीछे छोड़ दिया है। हमारी जैव विविधता भी खत्म होती जा रही है। बहुत सारे ऐसे जानवर, बहुत सारे ऐसे फूल, पक्षी, पौधे हुआ करते थे जो अब देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि हमारी जैव विविधता खत्म होती जा रही है। चौथे नंबर पर आती है ओजोन लेयर। चौथे नंबर पर आती है ओजोन लेयर। सब लोग इससे वाकिफ है कि ओजोन लेयर जो है वो हल्की सी पतली होती जा रही है। उसमें हॉल देखा गया है, उसमें हॉल एज्यूम किया गया है, बताया गया है कि वहाँ हॉल हो गया है ओजोन लेयर में। तो हमारी ओजोन लेयर भी दिनों दिन खराब होती जा रही है। हमारे जो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है वो भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, पतली होती जा रही है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी रेज से बचाती है। पांचवी हमारी लास्ट प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो कोस्टल सिटीज हैं, हमारे जो तटीय प्रदेश हैं वो बहुत गंदे हो गए। क्योंकि साफ सफाई का ये मसला होता है कि जितनी भी गंदगी होती है शहरों की, कहाँ डाली जाती है, कहाँ डंप की जाती है? समुद्रों में। तो क्या वो वहीं पड़ी रहेगी? नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोस्टल सिटीज में पहुंचेगी। तो जब वो कचरा किनारों पर पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं किनारे लगेगा ना, तो किनारों पर पहुंच रहा है तो किनारों पर रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा कि उनके द्वारा नहीं, बाहर से कहीं से भी कचरा अगर उनके यहाँ फैल रहा है। तो ये हमारी 4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि जो समुद्र के आसपास के शहर है, के किनारे के शहर हैं, समुद्र के किनारे जो बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं, ये 5 प्रॉब्लम हमारी बुक में सबसे पहले दी गई है। इन्हीं 5 प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले। ये 5 मेजर प्रॉब्लम मान लीजिए आप, 5 सबसे बड़ी समस्याएं मान लीजिए आप लोग, ठीक है। अब ये जो 5 प्रॉब्लम है ना, इन 5 प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन देखेंगे। लेकिन उसके जस्ट बाद हमारी बुक के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि ये टॉपिक तो ज्योग्राफी का है, हम ऑलवेज ज्योग्राफी में ही पढ़ते आ रहे हैं ना। इन्वायरमेंट को हम किस में पढ़ते हैं? ज्योग्राफी सब्जेक्ट का मानते हैं, ज्योग्राफी का पार्ट मान के पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हम इसे पॉलिटिकल में डिस्कस क्यों कर रहे हैं? यहाँ हम इस टॉपिक को पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इसे पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करने का या इसे राजनीतिक विज्ञान में पढ़ने का एकमात्र कारण ये है कि चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उस प्रॉब्लम को निपटाने का काम कौन करता है? हमारी सरकार करती है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो उसे निपटाता कौन है? हमारी गवर्नमेंट निपटाती है। जब हमारी गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम को निपटा रही है, हमारी गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, तो क्यों ना हम इसे पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ लें। इसलिए इस टॉपिक को हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर
पढ़ते हैं। इन प्रॉब्लम्स को जब गवर्नमेंट के द्वारा ही निपटाया जाता है तो क्यों ना हम इसे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लें, इसलिए हमने इसे कहाँ पढ़ना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ उसके बाद हम ऑफिशियली कुछ डेटास पे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले इन्वायरमेंट की बात हुई थी 1972 में। 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ, कौन सी, अच्छे से, बहुत अच्छे से इफेक्ट आपको याद रखनी है, लिमिट्स टू ग्रोथ, लिमिट्स टू ग्रोथ, लिमिट्स टू ग्रोथ। ये एक रिपोर्ट थी जो क्लब ऑफ रोम ने दी थी। किसने दी थी? क्लब ऑफ रोम ने दी थी। ये एक रिपोर्ट थी जो क्लब ऑफ रोम ने दी थी। ये एक रिपोर्ट है जो क्लब ऑफ रोम ने दी थी। 1972 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट है लिमिट्स टू ग्रोथ। काफी बार पेपर में पहले पूछा गया, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इस डेटा को, इस फैक्ट को याद करना है। सबसे पहले एनवायरनमेंट की बात यहाँ पर की गई थी, लिमिट्स टू ग्रोथ। अब ये जो रिपोर्ट थी ना, इसमें हमें ये बताया गया था कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, जबकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो संसाधन हैं, वो दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कोयला, पेट्रोल, ये कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पर खत्म हो जाने हैं और हम उनका मिसयूज कर रहे हैं, जबकि पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है वो उसका मिसयूज किए जा रही है। तो इस रिपोर्ट में इस टॉपिक पे बात की गई थी कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, जनसंख्या जो ग्रो कर रही है और उसके मुकाबले हमारे रिसोर्सेज जो है वो कम होते जा रहे हैं, हमारे संसाधन कम होते जा रहे हैं। एक थोड़ा सा टॉपिक ये भी करना है कि 1972 में हमारे UNEP का निर्माण हुआ था। एनवायरनमेंट पर काम करने वाली सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये। एनवायरनमेंट पर काम करने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय संगठन, एनवायरमेंटल प्रोग्राम। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, जिसकी फॉर्मेशन 5 जून 1972 में हुई थी। जिसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 5 जून 1972 में हुई थी। और इसी कारण हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन UNEP की फॉर्मेशन हुई थी। इस प्रकार आगे बढ़े तो अगला फैक्ट बात करते हैं यहाँ पर 1992। बहुत अच्छे से इसको भी याद करना पड़ेगा। 1992 क्या हुआ था? 1992 में 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी। पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी। फर्स्ट अर्थ समिट, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। फर्स्ट अर्थ समिट या पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। लोकेशन बहुत अच्छे से याद करनी है आपको, हो सकता है मैप में पूछी जा सकती है, क्योंकि इस बार वर्ल्ड मैप आने के पूरे चांसेस है और हम वर्ल्ड की कोई भी लोकेशन छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से आपको ब्राजील का रियो डी जेनेरियो बहुत अच्छे से पढ़ना है, ओके। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ये मीटिंग हुई थी। फर्स्ट अर्थ समिट 1992 में हुई थी। 1992 में ये समिट हुआ। इसके अंदर तकरीबन 170 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 170 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ये सिर्फ कंट्रीज ने थे, इसमें जैसे NGO वगैरह, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, स्वयंसेवी संगठन हो गए और छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इन सब ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया था। टोटल ये 170 कंप्लीट थे, ठीक है। इस समिट की सबसे खास बात क्या थी? इस समिट की सबसे खास बात थी एजेंडा 21। एजेंडा 21 सीधा पेपर में पूछा जाएगा। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो पृथ्वी सम्मेलन से है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? पृथ्वी सम्मेलन से। एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन से रिलेटेड है। इस एजेंडा 21 में क्या था? एजेंडा 21 में 21 बातें डिसाइड की गई थी जो हर कंट्री पे लागू होगी, हर कंट्री उसे अप्लाई करेगी, हर कंट्री इन्वायरमेंट के लिए काम करेगी, ओके। एजेंडा 21। हालांकि इसके बारे में हम आगे थोड़ी सी बात और करेंगे। अब फिलहाल तक आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से याद करनी है, इतनी बातें बहुत अच्छे से याद करनी है। 1992 फर्स्ट अर्थ समिट, 170 कंट्रीज, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुई थी। एजेंडा 21 इसके सबसे मेन पार्ट है। दैट्स इट। इतनी बातें आपको याद करके चलनी है। अब उसके बाद क्या करते हैं? इस अर्थ समिट से 5 साल पहले, इस अर्थ समिट से तकरीबन 5 साल पहले एक और, इस अर्थ समिट से तकरीबन 5 साल पहले बात है 1987 की। 1987 के अंदर एक रिपोर्ट आती है, बर्डलैंड रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? बर्डलैंड रिपोर्ट।
एक रिपोर्ट आती है बर्टलैंड रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का जो टाइटल था या इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य। ये मैंने आपको हिंदी में बताया, जबकि हमारी बुक में इसे आवर कॉमन फ्यूचर ही लिखा हुआ है। हमारी बुक में इसे क्या लिखा गया है? आवर कॉमन फ्यूचर ही लिखा गया है। आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। ये रिपोर्ट थी बर्टलैंड की, जबकि ये इसका टाइटल था। जैसे चैप्टर का नाम होता है ना, उसी प्रकार इस बुक का नाम, इस टाइटल या इस रिपोर्ट का नाम क्या था? इस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। रिपोर्ट कब आई? 1987 में। जैसे हमने पिछली लिमिट्स टू ग्रोथ याद किया, उसी प्रकार इस रिपोर्ट को भी याद रखना है। बर्टलैंड रिपोर्ट, हेडलाइन क्या थी या टाइटल क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। कब आई? 1987 में। और जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि उस बुक के अंदर हमें ये बताया गया है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और रिसोर्सेज दिनों दिन कम होते जा रहे हैं, उसी प्रकार इस रिपोर्ट के अंदर हमें ये बताया गया था। इस रिपोर्ट के अंदर एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात की थी, ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सब जानते हो, सबने नाम सुना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टिकाऊ विकास कह लो, सतत पोषणीय विकास कह लो, या संधारणीय विकास कह लो, सारे इसी के नाम हैं। क्या था इस रिपोर्ट के अंदर? सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, सबने नाम सुना है, सब इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। सतत पोषणीय विकास, टिकाऊ विकास, हमारी बुक में इसका नाम है टिकाऊ विकास, या फिर आप इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर आप इसे संधारणीय विकास भी कह सकते हैं। चारों में से कोई भी नाम आपको पेपर में नजर आ सकता है, तो चारों हमारी नजरों में से निकले होने चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार अब ये होता क्या है, हालांकि आप सब पढ़ चुके हैं, जानते हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डेवलपमेंट या एक ऐसा विकास जिसमें हम आने वाली पीढ़ी या फ्यूचर जनरेशन को देखते हुए रिसोर्सेज का यूज करें। एक ऐसा डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास जिसमें हम आने वाली पीढ़ी या भावी पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी को देखते हुए भी उनके लिए भी कुछ बच जाए ना, वैसा जो डेवलपमेंट होता है। अब जो रिसोर्सेज हम उस प्रकार यूज करते हैं ना कि आगे वाले को भी मिल जाए, उसे हम संधारणीय विकास कहते हैं। और ये बात भी जो थी ना, इससे रिलेटेड थी, ये बात भी इस बात की, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा भी इसमें हुई थी। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एजेंडा 21 में भी आया था, एजेंडा 21 में भी शामिल किया गया था इसको। एजेंडा 21 में जो एक टारगेट था ना, वो एक टारगेट, 21 बातें थी ना, 21 में से एक टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी था। अब ये इतने जो फैक्ट मैंने आपको बताया है, इनको एक बार फटाफट दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको 72 में क्या बताया, एक लिमिट्स टू ग्रोथ नाम की रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट देने वाले क्लब ऑफ रोम था। रिपोर्ट आई कब? 1972 में। 1972 को हम पर्यावरण दिवस या एनवायरमेंट डे भी मनाते हैं। 5 जून 1972 को यूएनईपी बना था। क्या बना था? यूएनईपी बना था। इस रिपोर्ट में बात किसके बारे में की गई थी कि इस रिपोर्ट में बात की गई थी पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। उसके बाद हमने बात की रियो अर्थ समिट की, 1992 ब्राजील रियो डी जेनेरियो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी। पृथ्वी सम्मेलन था पहला, 170 देश थे, एजेंडा 20। फिर आती है बर्टलैंड रिपोर्ट 1987। बर्टलैंड रिपोर्ट सतत पोषणीय विकास की बात इसमें की गई थी, टिकाऊ विकास या संधारणीय विकास की बात इसमें की गई थी। एजेंडा 21 से रिलेटेड है ये कंप्लीट थी। और इसी रिपोर्ट के अंदर एक और बात भी थी, इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया था कि जो नॉर्दर्न गोलार्ध है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एक बार हम अर्थ को बना के देखें थोड़ा सा। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, अगर उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, हेमिस्फीयर्स में बांटे, तो उत्तरी या दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और इसी रिपोर्ट में क्लैरिफाई किया गया था कि उत्तरी गोलार्ध वाले जो देश हैं या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो कंट्रीज है, वो सारे रिच और डेवलप्ड है, अमीर और विकसित है, रिच और डेवलप्ड है, अमीर और विकसित है। उसी प्रकार इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि साउदर्न हेमिस्फीयर के जो देश हैं, दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं, वो सारे के सारे क्या है, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज है और पुअर कंट्रीज है, गरीब है और विकासशील देश है। ये बात इस रिपोर्ट में क्लैरिफाई कर दी गई थी कि ये हमारी धरती को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया था। हमारी इस धरती को कैसे बांट दिया गया था? 2 पार्ट में बांट दिया गया था, ठीक है। इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक की बात करते हैं जो मैंने बोर्ड पे पहले से लिख रखा है, और वो टॉपिक है क्या?
वो टॉपिक ये है कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है। सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कॉमन प्रॉपर्टी होती क्या है, सांझी संपदा होती क्या है, हम किसे कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी। हम कॉमन प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, हम कॉमन प्रॉपर्टी कहते हैं उस चीज को जिस पर किसी एक का हक ना होकर, किसी इंडिविजुअल का हक ना होकर सबका हक हो, जो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, जो सबकी साझी हो, हम उसे क्या कहते हैं, सांझी संपदा। जिस पर किसी एक का अधिकार न होकर सबका बराबर हक हो, सबका बराबर अधिकार हो, किसी का इंडिविजुअल राइट न हो बल्कि इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सबके पास उसके अधिकार हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी कहते हैं। अब आप मुझे ये सोच के बताओ कि दुनिया में ऐसी कौन कौन सी जगह है जो सबके पास है, जो मतलब जिस पर सबका अधिकार है। समुद्र है, कोई कंट्री ऐसा है जो कह रहा है ये समुद्र मेरा है, ये तुम्हारा है, नहीं कह सकते। समुद्रों पर सबका अधिकार है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका हमारे कॉन्टिनेंट है ना, जिसपे बर्फ जमी रहती है 24 आवर्स या पूरे साल ही बर्फ जमी रहती है, तो वो जो कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट पर भी किसी एक कंट्री का हक नहीं है। हालांकि ये जो नॉर्वे, फिनलैंड या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, स्कॉटलैंड वगैरह, इन्होंने हक जमाया, इन्होंने दावा किया कि इस पर हमारा अधिकार है, लेकिन कुछ कंट्रीज कहती है कि इस पर किसी एक कंट्री का प्रॉपरली राइट नहीं है, सब इक्वली इसे यूज कर सकते हैं, सबका बराबर अधिकार है। यूज तो क्या कर सकते हैं, इसे बस रिसर्च फैक्टर से यूज किया जाता है, इस पे अनुसंधान किए जाते हैं। जैसे इंडिया ने मैत्री, गंगोत्री, भारती अपने जो रिसर्च सेंटर खोले हुए हैं, वैसे अदर कंट्रीज ने भी खोले हुए हैं। तो किसी का अकेले इस पे इंडिविजुअल राइट नहीं है, कोई एक कंट्री उस पर दावा नहीं कर सकती कि ये मेरा है, ऐसा नहीं है। अंटार्कटिका, ओशंस। दूसरी बात करें हमारा इन्वायरमेंट या हमारा जो वातावरण है, ये हवा जो है, हम जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट, तो क्या इस पे किसी एक कंट्री का हक है, ये हवा चल रही है इंडिया की हवा नहीं, ये पाकिस्तान की हवा है, ये नॉर्दर्न अमेरिका की हवा है, नहीं कहते ना। तो ये सब जगह इक्वल है, हम क्यों इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। तीसरी बात स्पेस, अंतरिक्ष। चौथी बात सॉरी, अंतरिक्ष। क्या अंतरिक्ष या स्पेस पर किसी एक कंट्री का राइट है, नहीं कह सकते, क्योंकि एक कंट्री का राइट नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया कहेगा मैं अपने सैटेलाइट भेजूंगा और कोई नहीं भेज सकता क्योंकि ये जगह मेरी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ना अमेरिका ऐसा कर सकता है, ना पावरफुल कंट्री भी नहीं कर सकते, बड़ी से बड़ा देश भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अंटार्कटिका, अंतरिक्ष, समुद्र, पर्यावरण, ये चार चीजें कॉमन प्रॉपर्टी है। और भी इसके कई सारे एग्जांपल है, लेकिन हमारी बुक में एग्जांपल के लिए चार बातें सामने आई, तो ये चार इसके बेस्ट एग्जांपल है। आपको बहुत अच्छे से याद करना है, सीधा सिंगल क्वेश्चन बन सकता है। सांझी संपदा से आप क्या समझते हैं, तब जब डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखना है, जिस पर किसी एक इंडिविजुअल का राइट न होकर सबका बराबर अधिकार हो, सबका बराबर हक हो, उसे क्या कहते हैं, सांझी संपदा। फॉर एग्जाम्पल अंटार्कटिका, अंतरिक्ष, समुद्र और पर्यावरण, इतने में क्वेश्चन खत्म। उसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स दिए हैं। उसके बाद हमारी बुक में कुछ एग्रीमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम है उसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सबसे पहले मॉन्ट्रियल है कहाँ, सबसे पहले बात करते हैं मॉन्ट्रियल है कहाँ। मॉन्ट्रियल है कहाँ, मॉन्ट्रियल है कनाडा में। मॉन्ट्रियल कहाँ है, मॉन्ट्रियल है कनाडा में, कनाडा में है मॉन्ट्रियल जगह है। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 को। कब हुआ था, 1987 को। तारीख भी लिखो, 16 सितंबर, क्या 16 सितंबर, 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और किस लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए, ओजोन लेयर की रक्षा के लिए, ओजोन परत की रक्षा के लिए, फॉर ओजोन लेयर, सिर्फ इतना लिखो, फॉर ओजोन लेयर कंजर्वेशन, फॉर ओजोन लेयर कंजर्वेशन, ओजोन परत की संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत का संरक्षण करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा के अंदर। 1987 16 सितंबर ओजोन परत के संरक्षण के लिए एग्रीमेंट हुआ था। इतना ही पढ़ना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। हमें याद करो, मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको एक क्योटो प्रोटोकॉल समझाया था, ये दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हालांकि आगे क्योटो प्रोटोकॉल एक बार और करवाऊंगी, लेकिन आपको ये दो एग्रीमेंट बहुत अच्छे से याद करने हैं, दोनों प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे से पढ़ने। अंटार्कटिका को लेकर भी एक एग्रीमेंट हुआ था 1959 में। अंटार्कटिका न्यायाचार के नाम से हम उसे जानते हैं, अंटार्कटिका न्यायाचार के नाम से हम उसे जानते हैं, पर्यावरणीय न्यायाचार के नाम से उसे जानते हैं। तो 1959 में पर्यावरणीय न्यायाचार भी हुआ था, एक एग्रीमेंट
भी हुआ था। उसके बाद बात करें ओजोन लेयर की थोड़ी सी, तो ओजोन लेयर के हॉल के बारे में आप जानते हैं। जॉन फॉरमैन ने 1970 में ओजोन लेयर को एक अंटार्कटिका से देखा था, वहां से वो काफी पतली हो गई थी, और उसके पतले होने से क्या हुआ, उसके पतले होने से जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो धरती पर सीधा प्रवेश करेगी। जब वो सीधा प्रवेश करेगी तो क्या होगा, हमारी धरती पर स्किन कैंसर या बहुत सारी बीमारियां फैलने लग जाएगी, धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और उस ओजोन लेयर को पतला करने में कौन सबसे बड़ा सहयोग दे रहे हैं? एसी से जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये वो गैसें हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, हरित गृह प्रभाव की गैसें कहते हैं। और यही वो गैसें हैं जो ओजोन लेयर को कमजोर कर रही है, जो ओजोन लेयर को पतला कर रही है। जब ओजोन लेयर को पतला करने वाली ये गैसें, इन गैसों को कम करने के लिए हमने जो एग्रीमेंट किया ना, इन गैसों को कम करने के लिए जो एग्रीमेंट किया, उसे हम क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है 1987 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ है। क्लियर? तो पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया ओजोन लेयर को बचाने के लिए, और ओजोन लेयर को जो खराब कर रही है उन गैसों को कम करने के लिए, उन गैसेस को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया 1997 में। दोनों के दोनों एग्रीमेंट आपको बहुत अच्छे से याद रखें। इतनी बातें आपको याद हो गई। अब एक और छोटे से टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो ये आप ये समझ लो कि इस चैप्टर का हाईलाइट है। सीधा सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप सांझी पर अलग अलग जिम्मेदारी से आप क्या समझते हैं? सांझी पर अलग अलग जिम्मेदारी से आप, सांझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, सांझी पर अलग अलग जिम्मेदारी, अलग अलग जिम्मेदारी, कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या था? इससे आप क्या समझते हैं? तो सिंगल लाइन में बात करें तो ये एक सोल्यूशन है, ये हल है, एक रिजल्ट है, एक परिणाम है, एक सॉल्यूशन है समस्या का। समस्याएं पहले भी पढ़ चुके हैं, समस्याएं पहले पढ़ चुके हैं, जो जितनी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी है ना पहले, इससे वो सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कारण मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि हमने अपनी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, हमने अपनी धरती को दो भागों में बांटा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, बांटा था कि नहीं बांटा था? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये इसी प्रॉब्लम के लिए निकाला गया है। क्योंकि छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। हुआ ये था कि ये जो प्रॉब्लम आई थी ना, ये जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम ये कहती है कि इस पूरी धरती का इन्वायरमेंट को खराब करने की जिम्मेदारी सारे कंट्रीज ने बराबर की। ये माना था नॉर्दर्न कंट्रीज, ये जो अमीर है, मैं एक साथ लिख देती हूँ, ये रिच है, ये पुअर है। ये बात कही गई है, ये बात मानी गई है रिपोर्ट में कि दुनिया ऐसे डिवाइडेड की थी। ठीक है, अब हुआ ये कि ये जो अमीर कंट्रीज है ना, इन्होंने अपना डेवलपमेंट बहुत पहले कर लिया, क्योंकि अमेरिका बहुत पहले आज़ाद हो गया था, तकरीबन 1700 के आसपास अमेरिका आज़ाद हो गया, 1776 के आसपास, 1776 में आज़ाद हुआ था, 4 जुलाई 1776 के आसपास अमेरिका आज़ाद हुआ। और ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज हैं जो हमसे पहले डेवलप्ड हो चुके हैं, हमसे पहले आज़ाद हो चुकी थी। जब हमसे पहले आज़ाद हो गई तो उन्होंने अपना डेवलपमेंट भी किया। हम 10th में पढ़ चुके हैं कि इन कंट्रीज के अंदर रिवोल्यूशन हुए, क्रांति हुई है, फिर उन्होंने अपना डेवलपमेंट भी किया है, विकास भी किया है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुए, औद्योगिक क्रांतियां भी हुई है। मतलब कि ये हमसे बहुत पहले अपना डेवलपमेंट कर चुके हैं। अब जब हमसे पहले डेवलपमेंट किया तो हमसे पहले इन्वायरमेंट भी तो खराब किया है। अब डेवलपमेंट किया है तो इंडस्ट्री लगाई होगी, इंडस्ट्री लगाई है तो वहां से गंदा गैस, गंदा धुआं, सब कुछ निकला होगा, काफी सारा कचरा, वेस्ट मटेरियल निकला होगा, तो कहीं ना कहीं तो उसे डाला होगा। मतलब इन्वायरमेंट को खराब कर लिया, पहले इन्वायरमेंट को इन्होंने खराब कर लिया। चाइना सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है दुनिया में उसके पास, उसने भी इन्वायरमेंट को खराब कर लिया। इन सब कंट्रीज ने इन्वायरमेंट को खराब कर लिया है, अपना डेवलपमेंट कर लिया है। अब ये अपने स्टेबल है, अपनी जगह पे क्या है, मतलब स्थापित है, स्टेबल है, ये अपने पाँव पे खड़ी होगी। अपनी देशी भाषा में बात करें तो ये अपने पाँव पे खड़ी है। लेकिन ये जो कंट्रीज है जिन्हें हम साउदर्न हेमिस्फीयर की कंट्री मानते हैं, ये तो डेवलपिंग है, ये तो विकासशील है, इन्होंने तो डेवलपमेंट किया ही नहीं है। ये तो विकासशील है, मतलब डेवलपमेंट करने की प्रोसेस में है, विकास कर रही है, इंडस्ट्रीज लगा रही है, उद्योग धंधे लगा रही है। लेकिन जब प्रॉब्लम सामने आई तो सब लोगों ने कहा कि दुनिया को बचाने का हक तो सबको है, दुनिया को बचाने या इन्वायरमेंट को बचाने के लिए तो सबको काम करना पड़ेगा। क्यों भाई, तुम अपना डेवलपमेंट कर चुके हो और फिर तुम ये बोल रहे हो कि सबको विकास करना, सबको मतलब इन्वायरमेंट बचाना है। हमने तो अब तक कुछ किया ही नहीं है, हमने तो अपना डेवलपमेंट किया ही नहीं है, विकास किया ही नहीं है। तो हम अभी अगर इन्वायरमेंट को बचाने लगे तो डेवलपमेंट कब करेंगे? अगर हमने उद्योग धंधे लगाने बंद कर दिए तो हम विकास कब करेंगे? हम कब तक अपने पैरों पे कब जाकर खड़े होंगे? तुम अपनी जगह पे स्टेबल हो, अपने पाँव पे खड़े हो,
तुमने सारा डेवलपमेंट कर लिया है, इन्वायरमेंट तुम खराब कर चुके हो पहले, और जब सुधारने की बारी है तो कहते सब बराबर सुधारो। ये तो नाइंसाफी थी ना। इसी नाइंसाफी को कम करने के लिए, इसी नाइंसाफी का सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या सोल्यूशन दिया? कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां बात करें सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहले बताओ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पर्यावरण को बचाना। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पर्यावरण को बचाना। ये भी बचाएंगे, ये भी बचाएंगे। और फिर बात आती है डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी की। लाइन तो ये है ना, कॉमन बट डिफरेंस। तो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि एनवायरमेंट को बचाना है, तो डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी? डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सब लोग अपनी अपनी लेवल पर एनवायरमेंट को बचाएंगे। अगर इन्होंने ज्यादा खराब किया है तो ये ज्यादा सुधारेंगे, इन्होंने अगर कम खराब किया है, इनको डेवलपमेंट करना है, तो ये एनवायरमेंट के बारे में कम सोचेंगे। समझे आप? यानी कि इन सबके डेटा, इन सबकी बातें फिक्स की गई, सबके लिए ये चीजें फिक्स की गई कि इन्होंने ज्यादा इन्वायरमेंट खराब किया है तो ये ज्यादा सुधारने पर ध्यान देंगे, इन्होंने कम खराब किया है, डेवलपमेंट करना है, तो ये इन्वायरमेंट के बारे में कम सोचेंगे। एक छोटा सा टॉपिक आपको इससे बियॉन्ड बताती हूँ। CSR का नाम किस किसने सुना है? CSR, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी है या कोई फैक्ट्री है जिसने अपनी फैक्ट्री डाली, तो उससे जो भी टर्नओवर होगा, मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा तो टर्नओवर लेंगे ना, तो जितना आप टर्नओवर ले रहे हैं उस टर्नओवर का 2 से 3% आपको एनवायरमेंट पे लगाना पड़ेगा। इसे हम कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। सहकारी मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व कहते हैं इसे कंपनीज का, कि अगर किसी ने कंपनी खोली है, फैक्ट्री लगाई है, तो अपने टर्नओवर का 2 से 3% कहाँ लगाना पड़ेगा? एनवायरमेंट के लिए। तो ये कुछ ऐसी सी बात नहीं है कि इन सबको अलग अलग करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सबके लिए सोल्यूशन तो डिसाइड कर दिया कि एनवायरमेंट को ये भी बचाएंगे, ये भी बचाएंगे, ये थोड़ा ज्यादा बचाएंगे, ये थोड़ा कम बचाएंगे, लेकिन बचाएंगे कैसे, करेंगे क्या? अब याद करो एजेंडा 21 को। किसको याद करो? एजेंडा 21 को। वो जो 21 बातें डिसाइड की थी ना, वो 21 बातें लागू होगी यहाँ पर। ये थोड़ा ज्यादा मानेंगे उस 21 बातों को, ये थोड़ा कम मान लेंगे, ये थोड़ा अपने एनवायरमेंट के साथ साथ अपने उसको भी ध्यान पे रख देंगे, डेवलपमेंट को भी। तो इन कंट्रीज के लिए CSR भी लागू होता है। इन जो कंट्रीज ने CSR को भी लागू किया। इन कंट्रीज ने कहा कि हम जितनी फैक्ट्रीज लगाएंगे उससे जो हमारी कमाई होगी, जो टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर का 2 से 3% एनवायरमेंट को देंगे। इसीलिए तो आजकल बात चल रही है हरियाली हरियाली, एनवायरमेंट, पेड़ पौधे लगाओ, ये लगाओ, वो माँ अभियान चल रहे हैं ना, इसी वजह से चल रहे हैं, क्योंकि एनवायरमेंट को बचाने के लिए अब सब कंट्रीज आगे आने लग गई है। हम इसी को कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, और एजेंडा 21 इसी से रिलेटेड है। एजेंडा 21 इसी से रिलेटेड है। और ये जो सोल्यूशन था, ये निकला कहाँ? ये निकला था रियो कॉन्फ्रेंस में। हमने रियो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसे हम अर्थ समिट कहते हैं। रियो कॉन्फ्रेंस से कंफ्यूज नहीं होना है, पृथ्वी सम्मेलन को ही रियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना रियो डी जेनेरियो में, उसमें हमने ये सोल्यूशन निकाला था। उसमें हमने सोल्यूशन निकाला क्योंकि बर्डलैंड रिपोर्ट में तो प्रॉब्लम आई थी, कंट्रीज को ऐसे बांटा था, तो फिर सोल्यूशन हमने रियो कॉन्फ्रेंस में निकाला था, ठीक है? पृथ्वी सम्मेलन में हमने ये सोल्यूशन निकाला, जिसमें क्या बात की गई, एक बार फिर से सुन लो। पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो ऐसे मैप बना के दिखा के आना, ऐसे धरती बना के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, पुअर, रिच, पुअर, ये लिख के आना, ताकि हम सामने वाले को अच्छे से समझाने में कामयाब हो पाए, सामने वाले को ज्यादा हमारी उस थ्योरी को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इससे वो समझ जाए कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। आपको ये जरूर बनाना है साथ में, ओके? ये हमारी थी कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी चीज को, ये जो कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, इसे मान कौन कौन रहे थे? UNFCCC 1992। फुल फॉर्म याद नहीं करनी है, रट्टे मारनी है, समझे? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। आपको इसकी फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद रखनी है। और जो जो कंट्रीज इसमें शामिल हो गई उन सब ने इसे मान लिया। जो जो कंट्रीज इसमें शामिल हो गए उन सब ने कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मान लिया, अप्लाई कर लिया, लागू कर लिया, ठीक है? लेकिन इससे क्योटो प्रोटोकॉल को थोड़ा सा अलग रखा गया। इससे क्या रखा गया? क्योटो प्रोटोकॉल को थोड़ा सा अलग रखा गया। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बहुत सारी गैसेस थी जिनका रिडक्शन करना था, जिनका उत्सर्जन हमें कम करना था। गैसें मैंने आपको जो पहले बताई वही कि वही कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। ये 5 गैसें ग्रीन हाउस गैसेस है। इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल किया था। उस क्योटो प्रोटोकॉल को इससे अलग रखा गया था। बस इतनी बात आपको याद रखनी। इस पूरे चैप्टर का या आज की क्लास का मेन हाईलाइट टॉपिक यही है। इसको और अच्छे से क्लियर करना आप लोग, बुक से पढ़ के करना या क्लास लगा के करना, लेकिन इसी क्लास से आपको इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको इसे समझाने की कोशिश की। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। आप इसे दोबारा तिबारा या इसके जो फैक्ट्स हैं उनको एटलीस्ट बहुत अच्छे से नोट कर ले, लिख ले, याद कर ले। ये जो मैंने बर्डलैंड रिपोर्ट और ये जो लिखा था ना, ये काफी बार पूछा गया। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।